हे हाय यंग ऑफिसर्स, फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इवनिंग 6 बजे सेशन आ गया है। यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमने पहला सेशन किया था, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन की तो इतनी सारी जो है एजेंसीज है, प्रोग्राम है, ये सब धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रीलिम्स को लेके एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट में हो और आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। इसके लिए आपको भी विश्वास होना चाहिए और मुझे तो विश्वास है। तो देखिए, प्रीलिम्स को लेके एक बात ये भी हो रही है कि डेट आगे जाएगी नहीं जाएगी इलेक्शन की वजह से, ये सब मत सोचिएगा, ठीक है। आपका जो काम है वो करिए। फोकस हमारा होता है ना कि एकदम सीधा, जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था जो है वो चिड़िया की आंख। बस हमें जो है प्रीलिम्स दिखाई देना चाहिए, चाहे वो बिफोर रख दे चाहे वो आफ्टर रख दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं इस चीज को लेके ज्यादा सोचती नहीं हूँ। मेरा क्या है ना कि अगर मैं सोचने जाऊंगी और 1 घंटा जो है उसमें वेस्ट हो जाएगा। अगर मतलब मान लो कि एस्पिरेंट होती तो मैं बोलती। तो इसलिए चलिए फिर एक पॉजिटिव माइंड के साथ में स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अब यूनाइटेड नेशन को लेके मैंने पहले टॉपिक में आपसे बात किया था, तो वो वाले टॉपिक को जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, ठीक है। और उसी की कंटिन्यू जो है ये यूएन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी को लेके मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो महत्वपूर्ण इसकी ऑर्गन्स थी संयुक्त राष्ट्र का, और उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी है, प्रोग्राम्स भी हम देखेंगे। तो थर्सडे वाले सेशन में, कमिंग सेशन में हम इसको लेके और कंटिन्यू करेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बाद यूएन प्रोग्राम्स एंड फंड्स को लेके। लेकिन अब देखो कि इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ते हो ना, तो इन्वायरमेंट में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूएन के कन्वेंशंस दिखते हैं, ठीक है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये ना बहुत बड़ी टॉपिक है। इसको अभी तो मैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी के साथ में आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के अंदर में इसकी अलग से जो एक एक टॉपिक, एक एजेंसी ऐसी भी हो सकती है स्पेशलाइज्ड एजेंसी, जो अपने में ही एक टॉपिक बन सकता है। जैसे कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब ना स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के अंदर आएगी। तो उसको लेके मैं इस वाले क्लास में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकती। उसको ऐसा हो सकता है कि जो भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज मुझे लगेगी यूएन के अंदर, इसको अलग से मैं एक आधा घंटे का जो है वो वीडियो बनाऊंगी। और उसको लेके हो सकता है कि एक वीडियो के अंदर मैं डब्ल्यू को जो है वो डिस्कस कर लूँ और आईएमएफ को डिस्कस कर लूँ। ऐसे करके ये एक ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंदर में जो 3 बॉडीज आती है, इसको लेके भी मैं डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो हम ना सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। आज के लिए मुझे आपसे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को लेके ही बात करनी है, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी को लेके ही बात करूंगी। इसको लेके क्या क्या टॉपिक मुझे लगा है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसको लेके मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास में चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो यूएन की है वो कितनी थी, तो मैंने आपको बताया था कि 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हम यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज वे ब्रॉट इनटू रिलेशनशिप विद यूएन, तो ये इसके रिलेशन में आता है। और सब में सब कोई जो ये 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएन की है, इनमें से कभी ऐसा भी हुआ था कि ये यूएन के बनने से पहले से ही थी, ठीक है। अब वो यूएन के साथ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ काम करती है। अब बात ये उठता है कि स्पेशलाइज्ड क्यों बोला जाता है। देखो ये ना, ये कोई एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में इनका काम जुड़ा होगा। तो हम देखेंगे कि इनका गठन ही इसलिए हुआ है कि ताकि वो उस एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, इसलिए इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोलते हैं। जैसे कि अब हम यूपीएससी को अगर बोल दो कि अगर आप सिविल सर्विस को बोलोगे तो हम एक जनरल एग्जाम है, ये जनरलिस्ट के लिए आप प्रिपेयर करते हो, इसमें स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढते। स्पेशलिस्ट क्या होता है, कोई एक टॉपिक में या फिर कोई एक डिपार्टमेंट में, कोई एक सर्विस में वो उसी लाइन में काम करेगा। जैसे इकोनॉमिक सर्विस हो जाता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो जाता है, मेडिकल सर्विस हो जाता है, ठीक है। तो अब ना जर्नलिस्ट क्या करता है, इसमें तो सीधा ग्रेजुएट बोल दिया। अब क्या है कि कोई डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, सिंपल सा कोई ग्रेजुएट किया हुआ वो भी हो सकता है, बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो वैसे ही स्पेशलाइज जब बात होती है, इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में सबको काम करना है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे 15 एजेंसी संयुक्त राष्ट्र के अंदर दिखता है।
अब मैंने बोला कि अगर ये स्टेटमेंट आपको आ जाता कि सम स्पेशलाइज्ड एजेंसी एग्जिस्टेड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका क्या मतलब हुआ कि लीग ऑफ नेशन जो यहाँ पे बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, ये पहले से ही कुछ ऐसे काम किया करती थी। और कुछ एजेंसीज ऐसी है जो अभी जब हम यूनाइटेड नेशन का जब नाम चुना गया था 1945 में, इसको क्वाइन किया था 1942 में, और 1945 में ये काम करना स्टार्ट किया था, तब ये इनके साथ में काम पे लग गई थी। मतलब कि इनका भी अगर आप ईयर देखोगे स्टेब्लिशमेंट का तो ये नियर बाई 1945 में मोस्टली दिखेगा। लेकिन अब यहाँ से हिंट मैं आपको दे रही हूँ कि इसको नोट कर लेना, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होगी जो इससे पहले ही आ सकती थी, ठीक है, या फिर इसके बाद में स्टेब्लिश हुई होगी। तो ये चीज जरा ध्यान में रखना, जहां जहां आपको 1945 दिख रहा है यहाँ उसके साथ साथ लिख देना यूएन, और जहां आपको इससे पहले दिख रहा है तो बोल देना कि ये जो है यूएन से पहले जो है आया था, या फिर यूएन के स्टेब्लिशमेंट के बाद ये फॉर्म हुआ है। तो इससे होगा ये कि अगर स्टेटमेंट आपको मिला तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये कहाँ पे दिया है कि अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल 57 और आर्टिकल 63 जो यूएन का चार्टर्ड है, इसमें ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में बात किया है। एवरी पॉइंट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आप बोलोगे स्पेशलाइज्ड एजेंसी इसको अगर यूएन चार्टर में डाला है। यूएन चार्टर है क्या, वो मैंने बताया था कि इसको लेके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हो गई, यूएन हो गया, ये सब फॉलो करते हैं जितनी भी कंट्रीज यूएन के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कितनी है भाई, 15 है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FAO, ठीक है। इसकी ये यहाँ देख लेना, इसका ऐसे इसका मार्क होगा। तो जो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे भी दिया जाता है, साइन देख के आपको पहचानना है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक थंबनेल दिखता है, ठीक है। तो फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल फूड, ये किस लिए बना है, तो देखो इसका जो पहले है ना, अब देखो कि ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इसको करना कैसे है। सबसे पहले आप इसको मार्क करना हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान देना। उसके बाद ये करता क्या है, क्यों बनाया गया है, ठीक है, फंक्शंस क्या है। उसके बाद हो सकता है इसका कुछ रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता होगा, ये रिपोर्ट्स भी आपको मार्क करके चलना है। अब ये सब करने के बाद में लास्ट में आप क्या करना कि इसको कैसे हम याद रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक बना देना, क्योंकि पढ़ने के बाद ऐसा हो जाता है कि हमें याद ही नहीं रहता तो उसका मतलब ही क्या हुआ फिर। लेकिन मोस्टली सबकी प्रॉब्लम यही होती है, जितने भी मुझे दिन में मैसेज आता है ना वो मोस्टली यही होता है कि पढ़ा तो था याद नहीं है, अब क्या करें, तो पढ़ा था याद नहीं है, अब उसके लिए तो हमें ट्रिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट वी कैन से FAO। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ दिखेगी आपको, रोम, ठीक है, रोम में दिखेगा, इटाली में। तो ये सारे नोट्स है जो भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, ये सारे यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ये कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, तो देखोगे कि 16 अक्टूबर 1945 में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945। मुझे भी थोड़ा, मैंने सोचा उस समय याद करके रखा था, 16 अक्टूबर 1945 में। अब ये करता क्या है, ये क्या करता है ना, इनका मकसद ही यही है कि कोई भी वर्ल्ड में यहाँ पे हंगर को लेके कोई बात ना करे, मतलब कि भूख को लेके कोई भी देश में ऐसी कोई भी पॉपुलेशन ऐसा ना रहे जो कि हंगर में हो, ठीक है। तो ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये हंगर के लिए काम करता है। अच्छा, और एक बात ये चीज में ऐड कर लेना, ये जो मेजर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है यूएन की, ये हमारी SDG गोल है ना, जो हमारा गोल 2030 तक हमें यहाँ पे 17 गोल है, उसको लेके टारगेट है हमारा, उसको अचीव करना है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे जरा इसको SDG गोल के साथ में रिलेट करके देखना कि ये कौन से गोल के साथ मैच करेगा। मैं आपको हिंट दे रही हूँ और आइडिया दे रही हूँ ताकि ये सारे पॉइंट के साथ भी आप इसको स्टडी कर पाओ, ठीक है। मेजर जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो काम करती है हमारी SDG गोल को रिलेट करते हुए, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है।
अब ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है, ये ग्लोबल एफर्ट डालता है टू कॉम्पैक्ट हंगर, मतलब कि हंगर की प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए, ये इसके लिए काम करता है, राइट। अच्छा, एसडीजी गोल के सपोर्ट में भी ये काम करता है। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें 195 कंट्री आपको दिखेगी। अब आप बोलोगे शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने 195 बोला। 195 मतलब कि यूएन में कितने हैं, 193 है, ठीक है। अब 193 में से अब ये दो कहाँ से आ गए, तो देखो 193 कंट्री तो है, इसके साथ में एक आ गया यूरोपियन यूनियन, तो हो गए 194। और इसके अलावा एक कंट्री जो यहाँ पे है वो है कुक्स आइलैंड, जो कि यूएन के मेंबर नहीं है, लेकिन ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड है मेंबर, इसीलिए ये 195 इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये काम देखता है डेवलपमेंट रिलेटेड टू, सबसे पहले तो ये वाला करना चाहिए, हर बार मैं क्लिक कर करके थक जाती हूँ, ठीक है। ये काम क्या करता है, फंक्शंस क्या है इसकी। अब फंक्शंस क्या है, ये देखता है कि कैसे, आप खुद ही सोचो कि अगर कोई हंगर से ना मतलब हंगर से बाहर आ जाए, कोई भी देश में, मतलब ऐसा कोई भूखा ना सोए, उस सबको जो है न्यूट्रिशंस मिले, ये एक बड़ी चैलेंज आजकल हो रही है। तो अगर आप मिडिल इनकम कंट्रीज देखोगे, लीस्ट इनकम कंट्रीज देखोगे, यहाँ पे मेजर यहाँ फूड की ही प्रॉब्लम होती है। अफ्रीकन नेशंस में आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या देखता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कैसे होनी चाहिए, अगर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस कैसे हम हर एक कंट्री को ये आइडिया दिया जाए, हेल्प दिया जाए, टेक्निकल असिस्टेंट दिया जाए, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ा सके, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के ऊपर ध्यान देता है और टेक्निकल चीज इसको सपोर्ट देता है, टेक्निकल सपोर्ट देता है वो कंट्री जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में तो आपने देख लिया, यूरोपियन यूनियन जो है एक यूरोपियन संगठन की जितनी भी कंट्री है वो साथ में आके या यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको दिखता है। इसकी जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये कि प्रायोरिटी वर्क एरिया एफओए का क्या है, ये दिखाता है कि हेल्प करता है एलिमिनेट हंगर, और हंगर एसडीजी गोल नंबर कितना है कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद अब देखो कि मेक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरी, तो ना एग्रीकल्चर मतलब मैंने आपको बताया था क्लास में भी, एग्रीकल्चर का ये मतलब नहीं है कि केवल फूड, एग्रीकल्चर में ये भी आता है, वाटर भी आता है और एनिमल भी आती है। तो ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर में फूड, जो लैंड में हम जो कृषि करते हैं, जो उत्पादन करते हैं वो भी है, और पानी से जो एक्वा कल्चर हम करते हैं ना, जैसे कि मछली पालन और झींगा पालन, ये सब जो करते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री जैसे पोल्ट्री फार्म खोल देना, ठीक है, बकरी पालन कर लेना, ये सारी चीज अब एग्रीकल्चर के अंदर में आता है एज एन अलाइड एक्टिविटी। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो जब भी एग्रीकल्चर की बात होगी तो देखना यहाँ फॉरेस्ट्री, फिशरीज, ये सारी चीजों पे ये काम करता है, ताकि मेनली क्या है कि ये भी तो फूड में आता है ना। अब जो जगह इनसे उत्पादन अच्छा हो सकता है तो क्यों ना करें। वैसे ही ये इनका जो मकसद है वो काम करता है पॉवर्टी में ये ना रहे कोई भी कंट्री, ठीक है, और इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव एग्रीकल्चर फूड सिस्टम। अभी मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये 5 से 6 पॉइंट आपको याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारनी है, बस ऑब्जर्व करना है कि कहीं से भी अगर हंगर कम हो रहा है, एक पॉइंट में अगर आप हिंट ले रहे हो कि अगर ये स्टेटमेंट सही है, क्या इससे भूखमरी जो है वो कम हो जाएगी, क्या भूख कम हो जाएगी, क्या गरीबी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर गरीब है तभी यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस स्टेटमेंट को राइट कर सकते हो। तो लॉजिक पकड़ना सीखो, हर चीज को हम याद नहीं रख सकते, लेकिन ध्यान देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इसके अंडर में ये काम करता है। अभी प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव अगर आप देखोगे फूड एफएओ के अंदर में, तो फूड के लिए अब ये में आपको यहाँ से नोट बना के चलना है कि जो ये अचीवमेंट है ना इनका, ये कभी कभी यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेगा स्टेटमेंट में, कोडेक्स अलाइनमेंट कमीशन, ये किसके अंडर आता है। तो यहाँ पे तुम जाके अटकते हैं कि हमें लगता है कि यूपीएससी टफ है, ये तो आज तक हमने देखा नहीं, क्योंकि वो हमें एक टॉपिक दे दिया है, हमारा काम है उसको लेके उस चीज के बारे में अच्छे से समझना। हमने क्या किया, यूएन के बारे में देख लिया, लेकिन उसके बारे में हमने एफओए को लेके अगर ठीक से नहीं समझा तो फिर हम
इसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो अभी एक्स्ट्रा जो है इनकी अचीवमेंट में आप इसको फ्लो चार्ट की तरह बना के चलना कि जो कोडेक्स एडमिटर्स कमीशन है, ठीक है, ये एफ के अंदर में आता है। और ये है क्या, एफओ एंड डब्ल्यूएचओ ये मिलके यहाँ पे बनाए थे टू डेवलप फूड स्टैंडर्ड, कि कैसे फूड होना चाहिए, मतलब कि न्यूट्रिशनल्स होना चाहिए, कितना कैलोरी होना चाहिए। और ये किस लिए ये कमीशन फॉर्म किया था? ये इसका काम ये था कि कंज्यूमर हेल्थ को थोड़ा देखते हुए काम करे। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कोई कुछ भी खा लो, अब ऐसा कुछ ना खा लो जो हेल्थ को लेके अफेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था 1961 में, किसके साथ? अब देखो ये किसको लेके है, हेल्थ को लेके है, तो ये किसके साथ बन के चला था? फूड प्लस हेल्थ, तो कौन आ जाएगा? एफओए प्लस डब्ल्यूएचओ आ जाएगा। ऐसे आपको रेडी होके मतलब चलना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ट्रेड एंड प्रमोट कोऑर्डिनेशन फॉर फूड स्टैंडर्ड, ये इनके अंदर में एक अचीवमेंट आता है। वैसे ही 2004 में इन्होंने एक राइट टू फूड गाइडलाइन यहाँ अडॉप्ट किया था, जो ये बताता है कि देखो हर किसी को जो है ना राइट टू फूड होता है, सबको जो है खाना मिलना चाहिए, ये सबका अधिकार है, ठीक है, ये सबका अधिकार है, सबको खाना मिलना चाहिए। अब ये सब में एक्स्ट्रा चीज आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडिया इसमें मेंबर है या नहीं। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में यूएन की जब यहाँ गठन हुआ था, तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिखता है। इन एग्रीकल्चर में, अब ये तो फूड को लेके इनका अचीवमेंट हो गया, एग्रीकल्चर को लेके तो इनका एक इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1952 में आया था। अगेन यहाँ हिंट ले लेना, प्लांट प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे लिख देना, हिंदी में भी आप अपने नोट्स में लिख के रख सकते हो। जब हम प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे तब हम हंगर से बाहर आएंगे, और हंगर का बोलते ही आपका कौन से आ जाएगा दिमाग में? एफओ। देखो प्रीलिम्स में ना काफी चीज है पढ़ने के लिए, हमें ना इस तरह स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैंने कम से कम कैसे कैसे मतलब पॉइंट्स बनाए थे वो बता भी नहीं सकती, वैसे करके बस आ जाए दिमाग में। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ वो लाइन भी आप लिख के रख सकते हो, जैसे कि ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जब मैं रिपोर्ट्स रेडी कर रही थी तो मुझे पता था कि सबको पता होती है कि हम भूल जाएंगे, अब इसको भूले ना इसके लिए क्या करें? तो ये ना वर्ल्ड बैंक यहाँ पे लेके आता है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ ना काम करना बड़ा इजी है, ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस बना दिया था। तो आपको भी ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इसको इसी तरह स्मार्ट वर्क के साथ में इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, प्लांट प्रोटेक्शन को लेके इनका एक प्रोग्राम आया था, तो कैसे उसको याद रखना है वो याद रखें, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो ये क्या हुआ था कि 1990 के टाइम पे एफओ ने यहाँ पे एक लीडिंग रोल देखने को मिला था कि पेस्ट मैनेजमेंट को लेके, ताकि वो राइस प्रोटेक्शन जो प्रोडक्शन है एशिया में, इसका थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज करवा सके। तो इसमें भी इन्होंने काफी अपना योगदान दिया था, ठीक है। फॉरेस्ट्रीज को लेके तो मेजर जो प्रोग्राम है आपको क्या दिखेगा? फूड दिखेगा, एग्रीकल्चर दिखेगा और फॉरेस्ट्री दिखेगा, ठीक है, फॉरेस्ट्री दिखेगा। फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ लगाना, और इसको लेके वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट। तो जब ये तीन चीज याद होगी तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा, कि जैसे भी आप देखोगे अभी 2018 में ये एक ऑर्बर्ट डो फाउंडेशन मिलके यहाँ पे ट्री साइट्स ऑफ वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर में इन्होंने फॉरेस्ट्री के ऊपर काम किया है, मतलब पेड़ को बचाया है, ठीक है। और एवरी 2 ईयर ये एफ ए ओ, ठीक है, मैं बार बार एफओए बोल रही हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशर्स, ये पब्लिश करता है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट अ मेजर रिपोर्ट, ठीक है। तो मेजर रिपोर्ट हो गया फॉरेस्ट। अब ये इजी है क्योंकि ये फूड के साथ है, तो एफ के साथ एफ ऐसे करके हिंट लेके ट्रिक लगा के लिख देना। तो ये रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट मेजर रिपोर्ट है। ये क्या करता है? करंट इशू जो भी चल रहा है फूड को लेके, एग्रीकल्चर को लेके और फॉरेस्ट्री को लेके, इसको ये इसमें पब्लिश करता है, राइट। तो कितना काम का हो गया? तो हमें क्या है कि जितनी चीज हमें चाहिए उतनी चीज कम से कम उस चीज में से हमने पढ़ लिया तो ठीक है। उसके अलावा मैंने बोला था रिपोर्ट्स को लेके, रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का, हर एक 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट्स के ऊपर आती है। अब ये आपको अलग से एफओए का, एफओए या मैं पूरा ही बोल देती हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ एक रिपोर्ट आता है
जो है 5 रिपोर्ट, ये है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। अब जब आप ये रिपोर्ट को एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताया ना कि आपको एक्स्ट्रा काम करना है, वो एक्स्ट्रा काम यही सब है। तो रिपोर्ट सब जब बनाओगे तो उसमें लिख देना FAO, फिर ये रिपोर्ट्स ऐसे लिख देना। लिखने के बाद में आपने इसमें ट्रिक ढूंढना, याद होगा नहीं, ठीक है, ऐसे दिमाग से चला जाएगा। ट्रिक ढूंढना कि ये देखो फूड है, ये भी फूड है, यहाँ फॉरेस्ट्री है, यहाँ फूड है, यहाँ पे फूड है, तो हो गया ये FAO के अंदर। तो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, ग्लोबल रिपोर्ट रिसोर्स असेसमेंट, ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स एंड स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। अब कभी अगर मान लो कि और कहीं आपने इस तरीके से फूड वाला रिपोर्ट देख लिया, तो थोड़ा इसको और उसको फिर कंपेयर कर लेना और देख लेना कि इसमें इसमें क्या अंतर है, ताकि आप उसको ठीक से याद रख सको कि ये FAO के अंदर में आता है और वो कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आता होगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड स्पेशलाइज एजेंसी। और कुछ है जो मुझे बताना है, FAO के ऊपर मैंने नोट करके कुछ रखा हुआ है, तो ओके। तो देखिए कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेकंड स्पेशलाइज एजेंसी है, इसको यूनिडो बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आप पढ़ते हो ना 2 मिनट इसको ध्यान दो कि ये बोला क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब काम क्या होगा। देखिए ऐसी जगह जहां पे इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ठीक है। अब क्या है, इंडस्ट्री डेवलप कहाँ हो गई है, डेवलप कंट्रीज में हो गई है, लेकिन इंडस्ट्री को डेवलप कहाँ करना पड़ रहा है, असिस्टेंस चाहिए, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, डेवलपिंग कंट्रीज में होगा। तो ये इसी के लिए बनाया गया है और ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। अब देखो कि एक कंट्री कैसे डेवलप कर सकता है, आपको पता है कि प्रोसेस हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, और ये रेवोल्यूशन का ये मतलब होता है कि अगर किसी ने, अगर एक इंडस्ट्री को लेके अगर एक देश ने काम करना शुरू कर लिया तो साइड में उसका और ज्यादा बेनिफिट होता दिखेगा। कैसे, इसमें एम्प्लॉयमेंट दिखेगा, लोगों का जो है कंपटीशन दिखेगा, बड़े बड़े कंपनीज निकल के आएगी, GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अपनी जो इनकम और GDP लेवल है वो आगे जाता हुआ वो कंट्री को दिखेगा। तो इसी चीज के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ हेल्प करता है ऐसे कंट्री को पॉवर्टी को निकालने के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स है ना, इसको आपको अंडरलाइन करना है, पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जहां सेंटेंस में आ गया सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबलिबिलिटी, ये सब सेंटेंस क्या है ना, आपको समझना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेजर ये होता है कि सही हो जाता है ये, ठीक है। अब फाउंडेशन कहाँ देखने को मिला था, ये 1966। तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो 1945 इससे आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या इसके साथ स्टेब्लिश हुआ है, ये आपको देख के चलना है। तो देखो कि ये बाद में बना है 1966 में। कहां से बना, उंगा, बाय द उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। किस लिए बना, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। क्लियर, ठीक है। अब हिंदी में मैंने यहाँ पे लगा दिया थोड़ा स्पीड जाने के लिए, जो कि मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, राइट। तो अभी के लिए जब भी कोई कॉलोनीज डीकॉलोनाइज हुई थी उस समय हुआ ये था कि वो कंट्रीज को आगे आने के लिए यहाँ उंगा ने एक यूनाइटेड नेशन ने एक हेल्प करने को देखा और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई 1966 को, जो कि उसको इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने में हेल्प करेगा। तो ऐसा क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस दी जाएगी, टेक्निकल असिस्टेंस के साथ साथ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है जैसे कि लोन है वो उसकी अरेंजमेंट वगैरह यहाँ से करवाएंगे, ठीक है, हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा कुछ है जो रिपोर्ट्स इसमें हमें देखनी है, कितने मेंबर है, तो मेंबर ऑफ UNDG, ठीक है, एंड यहाँ आप देखोगे UNIDO, तो क्या है वो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी मेंबर है, और UN एंटिटीज एम फुलफिलिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मैंने बोला ना SDG गोल के लिए ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी काम करती है। कितने मेंबर है, 170 मेंबर है, ठीक है। अब ये सब मिलके यहाँ काम देखते हैं। इसका जो मेंबर ऑफ UN है, और अगर बोलोगे UN स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जैसे कि IAEA, ये भी एलिजिबल है यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनने के लिए।
हमने क्या देखा कि ये जो यूएन के अंदर जो आता है कंट्री वही केवल मेंबर बन सकता है या फिर बाहर से भी बन सकता है। तो हमने देखा था कि कुक आइलैंड जो है वो उसका मेंबर नहीं है, लेकिन वो बाहर से मेंबर कहीं भी स्पेशलाइज एजेंसी में बन सकता है। वैसे ही इसमें सारे मेंबर्स यूएन के भी है। उसके अलावा यूएन स्पेशलाइज एजेंसीज जो कहीं और मतलब कि डब्ल्यूएचओ हमने देखा कि एफएओ के साथ में वो मिलके काम करता है ना, लेकिन वो अलग से एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन के अंदर। तो इसलिए इसमें मेंबर कौन बन सकता है? यूएन के मेंबर बन सकते हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज वाले भी आके यहाँ एक अलग स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ मिलके काम कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज माइंड इट हियर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी एंड यहाँ आके एलिजिबिलिटी है उसके मेंबर बनने के लिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब 2013 में लीमा डिक्लेरेशन हुआ था, राइट। तो लीमा डिक्लेरेशन ये इसके अंडर ही आता है, इंक्लूड प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन में बन सकता है लीमा डिक्लेरेशन इज ऑल अबाउट। तो एल है तो एल से यहाँ प्लीज ये हिंट टिक भी बता रही हूँ, ठीक है, साथ साथ आई कर देना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये एक डिक्लेरेशन हुआ था और ये बताया गया था कि देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब कि हमें फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोच के ही डेवलप करना है। ऐसा ना हो कि हम आज के टाइम पे इतना पॉल्यूट कर दें अपना इन्वायरमेंट कि कल फिर यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो ये लीमा डिक्लेरेशन आपको इन्वायरमेंट में भी दिखेगा, इसके साथ ये कनेक्ट होता है, राइट। अच्छा, उसके अलावा लिस्टिंग ऑफ मेंबर्स, वन ऑफ द टू यूएन स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है, जो यूनिडो, ये is one of the two UN specialized agency where members are separated into list। अब देखो कि लिस्ट की तरह ये काम करता है कि जितने भी मेंबर्स कंट्री है यूनिडो को, उसको लिस्ट ए बी सी डी के अंदर डाल दिया है। अब ऐसा और एक एजेंसी है यूएन के अंदर, ठीक है, स्पेशलाइज एजेंसी, उसमें से एक जो है यूनिडो है, दूसरा कौन सा है आगे आएगा। तो लिस्ट ए बी सी डी के अंदर ये काम करता है। तो लिस्ट ए के अंदर इन्होंने डाल दिया है कि अच्छा अफ्रीकन एंड एशियन ग्रुप्स ऑफ ये है और प्लस इजराइल डाल दिया। देखो बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इजराइल इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स को इसमें डाल दिया, जापान को इसमें डाल दिया है, ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन कंट्रीज इसमें डाल दिया है, डी में है ईस्टर्न यूरोप ग्रुप ऑफ यूएन। अब इसमें ये भी देखना कि ये ना लीस्ट डेवलप की तरफ जा रहा है या फिर डेवलप टू डेवलपिंग की तरफ जा रहा है। मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा थोड़ा सा कंपेयर करके देखो तो देखो अफ्रीकन नेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इनको अटेंशन देने का है, इसलिए इन्होंने ये लिस्ट ए के अंदर डाला, फिर लिस्ट बी, देन लिस्ट सी, देन लिस्ट डी, ठीक है। ये लीमा डिक्लेरेशन पे याद रखना। अब यूनिडो का जो प्रायोरिटी है वो क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यहाँ तो ये क्या करते हैं? क्रिएटिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो एडवांसिंग इकोनॉमिक कॉम्पिटिवनेस, सेफगार्डिंग एनवायरनमेंट, स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन। अब इसमें कहीं पे भी देखो यहाँ इंडस्ट्री का वर्ड नहीं दिया है, लेकिन आप इसमें से लगा सकते हो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये क्या फैलाएगा? खुशियां, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन्वायरमेंट को सेफगार्ड लेके चलना है, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग नॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन, कैसे? ताकि उसको टेक्निकल असिस्टेंस देके वहां नॉलेज भी स्प्रेड करवा सके, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपको यहाँ दिखेगा वियना ऑस्ट्रिया में। जरा ना आप ध्यान रखना हेडक्वार्टर में थोड़ा बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो हेडक्वार्टर मैंने आपको फर्स्ट एफओए का बारे एफएओ के बारे में बताया था वो इटली बताया था, ये ऑस्ट्रिया बताया। तो कौन कौन से हेडक्वार्टर्स ना रिपीट भी होगी, जरा उस पर भी ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे न्यूयॉर्क हमने देखा था कि यूएन की स्पेशलाइज्ड यूएन की एजेंसी पूरे की पूरी यूएन का जितना भी ऑर्गन है वो न्यूयॉर्क में दिखता है, लेकिन उसको लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हेग में दिखता है। तो ये अलग था ना थोड़ा, वैसे ही यहाँ थोड़ा सिमिलर वाले को भी थोड़ा ध्यान रखना और थोड़ा अलग से जो आता है उसको भी थोड़ा ध्यान रख के नोट्स बनाना। तो ये वियना में है और इसकी जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलेटेड टू यहाँ यूनिडो का है तो वो याद रहेगा, कुछ ऐसा अलग से नहीं है। कभी कभी क्या होता है थोड़ा अलग हो जाता है तो हमें याद करने के लिए ट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। साथ चल रही है, रिपोर्ट्स कर रहे हो, चलो। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन।
अब नाम से दिखता है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या है, ये क्या काम करता होगा? देखो, यूएन का एक मकसद था कि सारे कंट्री एक साथ आके एक जो यूएन चार्टर में जितनी चीजें लिखी उसके ऊपर सहमति बनाए। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत पड़ गई। तो देखो कि अब जो है कि वाटर के लिए इन्होंने एक स्पेशलाइज एजेंसी बना के रखी है, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आगे हम देखेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काम क्या करता है? ये बताता है कि इंटरनेशनल लेवल के एक रूल है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट कोई इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्पीयर से अगर इंटरनेशनल लेवल की तरफ जा रहा है और वहां अगर मान लो कि वो एक दुश्मन देश है, ऐसा कुछ है, तो ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कुछ एक रूल सेटअप करके देता है जो सारे के सारे कंट्री एयर रूट में उसको मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको बनाया गया है। तो ये क्या है? ये डेवलप स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट, जितनी भी फ्लाइट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कार्गो को लेके या फिर पैसेंजर फ्लाइट को लेके, डिफेंस को लेके, हमेशा ही हमारी जो एयर स्पेस है वो एक रूल्स के अंदर आनी चाहिए, इसके लिए इसको बनाया गया था। इसमें कितने मेंबर्स है? 192 मेंबर्स है, ठीक है। और ये जो स्टेब्लिश कब हुआ था? तो ये अगेन डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1947। तो ये थोड़ा सा बाद में जाके इसको बनाया गया, 1947। कैसे बनाया गया? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। तो 1944 में एक कन्वेंशन मतलब कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया और इसको डेडिकेट कर दिया कि हम है ना सेव एंड एफिशिएंट इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। अगर हम सब यहाँ पे मेंबर है तो हम इस चीज का पालन करेंगे कि कोई भी किसी को मतलब अपनी जो बाउंड्री है उसको सेव करने का हक तो हम हर एक देश के पास है। लेकिन मान लो कि घुसने ही नहीं दिया जा रहा है कोई एक कंट्री का, अब हम बोले कि पाकिस्तान की फ्लाइट ऐसे देखना नहीं चाहिए, नहीं तो उड़ा देंगे, अब ये सही नहीं है। हाँ, हम नहीं करेंगे, पाकिस्तान शायद कर सकते, लेकिन अभी जो है वो भी चुप है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो सकते। तो इसके लिए इसको बनाया गया। तो एयर नेविगेशन कमीशन, इसको लेके एक कमीशन बनाई है। ये एक टेक्निकल बॉडी है जो इसको असिस्ट करता है, टेक्निकल बॉडी है विद इन दी CICAO, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टेक्निकल बॉडी है एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये सेटअप करके देता है और रेकमेंड करता है अगर कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप कंट्रीज के अंदर में अगर कुछ हो रही है या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ अगेंस्ट में जा रहा है तो ये डायरेक्शन देता है कि आप ऐसा ना करो, मतलब कि आप अगर मेंबर हो तो इसकी अहमियत समझिए और इसका साथ में मिलके काम करो, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन। इसके अंदर में एरोनॉटिकल्स मैसेज हैंडलिंग सिस्टम भी आता है, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। एरोनॉटिकल्स मैसेज हैंडलिंग सिस्टम कम्स अंडर यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई भी अगर एयरलाइन इंडस्ट्री को यूज कर रहा है ना, तो ये एरोनॉटिकल मैसेज जो है वो उनको मैसेज हैंडलिंग के लिए हेल्प करता है कि कौन सा जो एयरलाइंस है वो आपके टेरिटरी के अंदर आ रहा है, क्या है, ये सारी वो कंट्री को मैसेज जाना चाहिए। तो ऐसे करके एक ग्लोबल लेवल में काम करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, इसको हम ICAO भी बोलते हैं। ये है स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर। तो कोई भी मतलब एयरलाइंस को ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर को लेके, प्रेशर को लेके, डेंसिटी को लेके, ये अर्थ में से अगर कोई चेंजेस आ रही है तो इसको इंफॉर्मेशन ये देता है। तो ये सारी चीज आप ऐसे ग्राफ फ्लो चार्ट करके बना देना। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर एक कमीशन है, इसके अंदर एरोनॉटिकल्स मैसेज हैंडलिंग सिस्टम है, इसके अंदर ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर भी बना हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, तो यस अगेन द वर्ल्ड सिविल एविएशन रिपोर्ट है और ये सेफ्टी रिपोर्ट है। ये दोनों टफ नहीं है, अभी तक तो जितना भी रिपोर्ट हमने देखा है टफ नहीं है, क्योंकि सब में हमें एक हिंट मिल जा रहा है कि ये इसी की रिपोर्ट हो सकती है। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये थोड़ा अलग है। कनाडा में और भी क्या क्या जो है हेडक्वार्टर्स है ये बाद में हम देखेंगे, अगर आप इसमें बता सकते हो तो हिंट मैसेज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये किस लिए बनाया गया होगा? देखो आज के टाइम पे टूरिज्म को इम्प्रूव करना, प्रमोट करना, ये सब लोग कर रहे हैं, सारे कंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में मान लो कि ऐसा है कि मेरे कंट्री में आ जाओ, हम वीजा जो है ऐसे दे देंगे, हम जो है इतना
कम में आपको टूरिज्म जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक लेवल सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर मान लो कि डेवलप कंट्रीज या फिर ऐसी टूरिज्म कंट्री जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा उसको टूरिज्म से मिलता है और वो अपना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ही नहीं यहाँ फॉलो कर रहा है, तो बाकी जो छोटे छोटे कंट्री होगी उसको मार पड़ जाएगी। इसलिए ये वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, यूएन की एजेंसी है। इसका काम क्या है? प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबल ऑफ टूरिज्म। सबको एक्सेस होना चाहिए, सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना है टूरिज्म का, और इसको लेके यूनिवर्सल लेवल में एक जो रूल्स बना के देंगे इसको मानना है। ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स ऑफ टूरिज्म। अब क्या है कि अगर मान लो कि किसी को एक ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स ऑफ टूरिज्म मतलब कि कितना अपना टूरिज्म को कॉम्पिटिटिव बनाना है, ठीक है, कितना इनोवेशन आप इसमें डाल सकते हो, कितना बाकी को मतलब आप यहाँ तकलीफ ना दो, एथिक्स आप फॉलो करो, कल्चर्स को प्रमोट करो, ये सब चीज के लिए इसको बनाया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया, स्पेनिश। ये वही लैंग्वेज है, ये यूएन में बोला जाता है, यूएन की स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज में ये भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट, ऑब्वियसली ये इसी के साथ आएगा, एंड यूएनडब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, यूएनडब्ल्यूटीओ वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर, फिर भी ये टूरिज्म के साथ तो कनेक्ट हो ही रहा है। हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड में है, स्पेन में है। हो गया। तो कुछ चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, प्लीज मैसेज कर देना, मैं आपको मैसेज करके जो भी डाउट है वो क्लियर कर दूँ। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। थोड़ा ना नाम पे जाना, अभी इससे पहले हमने क्या देखा था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अभी क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये भी देख लेना। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये क्रिएट किया था 1977 में, तो ईयर 77, ठीक है। और इसका फोकस क्या है ना, सीधा फूड पे नहीं होके एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करना है। अब वो एग्रीकल्चर का डेवलप मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस एग्रीकल्चर को आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर को अगर ध्यान देना है तो इरिगेशन पे ध्यान दोगे, उसको पेस्टिसाइड में ध्यान दोगे, प्रोडक्शन में ध्यान दोगे। वो केवल फूड के ऊपर था, ये पूरा आपका एक इन्वायरमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करा सकता है इसके ऊपर है कि पानी को कैसा देना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी कैसा होना चाहिए, पेस्टिसाइड क्या डालनी चाहिए, ये सब इसमें इस पे ध्यान देता है ताकि जो भी रूरल पॉपुलेशन है डेवलपिंग कंट्रीज का वो यहाँ गरीबी से बाहर निकल सके, ताकि हंगर से बाहर निकल सके और माल न्यूट्रिशन से बाहर निकल सके। ठीक है, और आपको ये दिखेगा कि ये ओनली इंटरनेशनल बॉडी है जो रूरल इकोनॉमी के ऊपर टारगेट करता है, मतलब कि गरीबी एकदम से हट जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर बताओ, पॉवर्टी कितने में आता है, हंगर कितने में आता है? पॉवर्टी इज 1। ठीक है, देख लेना। तो ओनली इंटरनेशनल बॉडी टू फोकस ऑन रूरल इकोनॉमी, और ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हर तरीके से लोग इसमें आके जुड़ते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है इसमें, अपनी एडवाइस दे सकता है। ठीक है, और रूरल इकोनॉमी को फोकस कर रहा है फूड सिक्योरिटी के लिए। आज के टाइम पे कोई भी देश ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक भूखा रह रहा है, अगर एक दिन भी अगर उसके लोग वहां भूखा सो रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी वर्ल्ड लेवल में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए एजेंसीज यहाँ बनाई गई है। फंड एंड स्पॉन्सरशिप आपको कहाँ से यहाँ पे दिखेगा, ये लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, तो मैंने बोला ना कि पूरी की पूरी लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट को लेके डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करना है, कैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे, कैसे एजुकेट करोगे फार्मर्स को, कैसे इरिगेशन करोगे, रिसिलियंस कैसे करोगे क्लाइमेट चेंज से, कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो भी प्रोडक्शन को जो नुकसान ना हो सकता है तेज बारिश हो रही हो, तेज यहाँ पे गर्मी पड़ रही हो, ये सब चीज से कैसे बचाया जा सकता है, ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम है। रिपोर्ट्स स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, इसलिए मैंने आपको बोला था जहां पे भी फूड आता है तो वो केवल FAO के अंदर नहीं होगा, वो इसके अंदर भी होगा। तो ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और उसको जाके देख लेना,
इसमें से और उसमें क्या डिफरेंस है वैसे करके आप याद कर लो। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट इसके अंदर है और इसका हेडक्वार्टर भी रोम एंड इटाली में ही है। तो मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी दिखा आपको। तो अगर मान लो कि एक सेंटेंस में आ गया द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास और अंतरराष्ट्रीय कोष का और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो सेम है। अब वो आपको बता लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आपने इसको कैसा पढ़ा था। अगर इसको ऐसे ही पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे कि दोनों का हेडक्वार्टर सेम है, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हर एक तरीके से हमें जो है वो यूपीएससी के लिए रेडी रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्यों बनाया गया? देखो पहले, अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, नेट आ गया है, हम ईमेल भेज देते हैं। हम तो पहले क्या था ना कि हम पोस्ट में भेजते थे, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक देश में हम पोस्ट भेज रहे हैं तो उसकी मान लो कि उसमें ऐसा कोई पदार्थ ना हो जो क्या बोलते हैं नशीला हो या फिर केमिकल हो। इस सब चीज को देखते हुए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बनाया गया था, जो कॉपरेट करेगा पोस्टल सेक्टर्स प्लेयर को लेके। तो अभी भी कुछ कुछ जगह पे क्या होता है कि चिट्ठियां भेजी जाती हैं, जैसे कि क्रिसमस के समय में आप देखोगे सांता क्लॉज को जो है वो बहुत सारे बच्चे लेटर लिखते हैं, ठीक है, और पत्र लिखा है या फिर कुछ भी ऐसे ही उस चीज के लिए भी आज भी इसका यूज होता है। ये इंश्योर करवाता है कि देखो जो भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है वो टुकड़ा वुकड़ा करके फेंक दिए, तो अब देखो दुश्मनी एक तरफ है, लेकिन अगर एक देश के लोग दूसरे देश में, अगर वो भले दुश्मनी क्यों ना हो, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो वो उनको उन तक पहुंचाने का उनका धर्म है, ठीक है। तो यही सारी चीज जो है वो पोस्टल यूनियन के अंदर बोली गई है, और जो भी कंट्री इसमें साथ में आके हमने मेंबर बनाए हैं वो ये सब काम के लिए आगे आते हैं। फाउंडेशन देखो तो ये 1874 में बना हुआ। सोचो कि तब क्या था, टेलीग्राफ हुआ करता था। तो ये जो पोस्टल सर्विस शुरू होने से पहले सबसे पहले टेलीग्राफ होता था। तो ये सबसे ओल्ड दिखेगा आपको, 1874 में इसका बना हुआ है ट्रीटी ऑफ बर्न के लिए, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पोस्टल पॉलिसीज को लेके काम करता है। अब इसके अंदर 4 बॉडीज है, कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल एंड इंटरनेशनल ब्यूरो। आईबी है ना, हमारा नहीं, इंटरनेशनल ब्यूरो है। और ये जो है ओवरसीज टेलीग्राफ एंड मेल को लेके ये काम करता है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंटीग्रेटेड इंडेक्स फॉर पोस्टल डेवलपमेंट। तो पोस्टल से पोस्टल है, कोई दिक्कत नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर्स आपको दिखती है, इसलिए मैं स्विट्जरलैंड को अलग से प्रिपेयर करो कि किस किस की हेडक्वार्टर्स जो है स्विट्जरलैंड में दिखती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7th है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके तो काफी आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हर टाइम न्यूज में आता है, ठीक है। अब किसी के ऊपर मान लो कि क्या बोलते हैं, एक वर्कर के ऊपर या बच्चों के ऊपर अगर ऐसा कुछ हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप यहाँ उसको देखते हो, काम पे आ जाता है। तो है क्या, अब देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले प्रमोट इंटरनेशनल लेबर राइट। जो भी काम हो वो काम को काम समझा जाए, छोटा या बड़ा ना समझा जाए, उसको एक रेस्पेक्ट मिले, उसको एक डिग्निटी के साथ में देखा जाए। जैसे कि आपको पता है कि सफाई वाला जो काम है उसको डिग्निटी की तरह नहीं देखते, लेकिन इंटरनेशनल लेबर राइट्स, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेबर राइट्स सबका है। इसलिए इन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर कोई भी देश, अगर इस तरह की कोई भी चीज अगर उनके सामने आती है तो फिर वो उनसे जवाब मांगेंगे कि आपके देश में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये साथ में मतलब आके एक काम को लेके बार्गेन कर सकता है कि ये हमारी राइट है, हमें काम देना है। तो ये हर एक देश के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसके नागरिक को वो काम ज्यादा से ज्यादा दे, ठीक है। इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी दे, कि ऐसा नहीं कि बस केवल आप जो है वो अमीरों के लिए जॉब क्रिएट करवा रहे हो। ये इक्वालिटी होनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, ये सही होना चाहिए। तो ये सब चीज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस हम जो मेंबर कंट्री है इनको एंश्योर करवाता है कि आपके वहां पे ये सारी चीज का ध्यान आपको रखना है। इसका फाउंडेशन आपको कब दिखेगा? 1919 में दिखेगा। तो ये क्या हुआ, यूएन से पहले ही आपको दिखेगा, अंडर लीग ऑफ नेशन में ये हुआ था, ठीक है।
और इट इज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला कि पोस्टल सर्विस को क्यों हमने जो है ओल्डेस्ट नहीं बोला, क्योंकि उसका नाम पहले कुछ और था, टेलीग्राफ था, उसके बाद उसका नाम चेंज करके पोस्टल रखा गया, लेकिन ये नाम ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन बोलते हैं। इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, कितने में, 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। और किसके लिए मिला है कि आप ना ग्लोबल पीस यहाँ पे मेंटेन करके रखे हो और डिसेंट वर्क प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हो, जस्टिस की बात करते हो वर्कर्स के बीच में, और टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हो डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, तो ये इनका एक ट्रिपलाइट एग्रीमेंट दिखता है, जैसे यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी काम करती है, बाकी अलग यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी काम करती है, वैसे आईएनओ क्या करता है, एक स्ट्रक्चर है जो मिल के थोड़ा और भी मेंबर कंट्रीज के साथ में काम करता है। ठीक है, जैसे ये सारे गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, जितने भी 187 मेंबर्स इसके आईएलओ के हैं, ये इनको साथ में लेके आता है। किस लिए? ताकि ये ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड सेट कर सके। तो दिस इज नॉट ओनली गवर्नमेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडीज, एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, वर्कर्स को भी ये इंक्लूड करते हैं। और आपको पता है मे डे जो बनाया जाता है, लेबर डे 1 मई को, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से ही आया है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट डेवलप पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, क्यों, किसमें, कि वुमेन्स एंड मेन के लिए कुछ डिसेंट वर्क को लेके ये बात कर सके। तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, इसको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराता है साल में एक बार, जो कि ये कॉन्फ्रेंस जिनीवा में होता है। ठीक है, और इसमें पॉलिसी सेट किया जाता है और सारे मेंबर्स कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर ऑफ यूएनडीजी जो है, मेंबर आईएलओ इज आल्सो द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। तो ये अलग से ग्रुप है, आईएलओ जो है यूएन का एंड डेवलपमेंट ग्रुप, ये अलग से इसको हम देखेंगे, इसके अंदर भी वो मेंबर है। रिपोर्ट्स क्या है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, केयर वर्क एंड केयर जॉब रिपोर्ट, वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। और ये देखना यहाँ पे, तो इसको तो कितने बार यूपीएससी ने पूछा है पता नहीं, तो वेज को रिलेट कर लेना, एम्प्लॉयमेंट को रिलेट कर लेना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से। और ये इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में अभी मैंने आपको बताया ना कि कितने ज्यादा आपको एजेंसीज यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखो है ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कितने का? 15 है, लेकिन 15 मुझे नहीं लगता आज इसको कवर मुझे करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाएगा ना, फिर बहुत ज़्यादा भाग भाग के करना पड़ेगा। तो एक एक घंटे का हम स्मॉल वीडियो रखते हैं, और बाकी का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के साथ में अगर टाइम हुआ तो हम यूएन एंड प्रोग्राम्स को लेके भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर भी एक एंड करते हैं 8th 1 को लेके, ये वाले सेशन में पार्ट 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर थर्सडे को हम कर लेंगे। 8th स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब मैंने आपसे बात किया था कि कुछ एजेंसीज ऐसे हैं जिसके अंदर काफी और ज्यादा जाके बात करना चाहिए, उसमें से एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है जो इम्पोर्टेंट है बहुत, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अभी के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के लिए मैं इसके अंदर अभी बात कर रही हूँ, लेकिन और भी है इसके बारे में जानने के लिए, तो इसको अलग अलग एक वीडियोस के अंदर भी देखेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेब्लिश हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में। थोड़ा ईयर याद भी ना आए ना, तो भी एकदम एग्जैक्टली नहीं याद आता है, तो ये यहाँ इसका एक बना दो, ग्राफ बना दो, या तो नीचे लिख देना या ऊपर लिख देना। ठीक है, अब किस लिए बनाया गया है कि इंटरनेशनली ऐसा हो जाए कि यूएन सिस्टम के अंदर में एक कोऑर्डिनेशन मिल जाए, एक संगठन मिल जाए कि हेल्थ को लेके जो मेजर इशू है सोशल सिक्योरिटी में, एसडीजी गोल में, सब इसके साथ मिलके काम में लग जाए, सारे देश जिन्होंने इसका मेंबरशिप लिया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर करता है कि सारे वर्ल्ड हेल्थ के लिए काम करें। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बोल के ये एक है जिसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये, ताकि ये कोई एक डिसीजन ले सके अगर वर्ल्ड में, जैसे कोविड के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सामने था। ठीक है, तो इनके यहाँ से जो है वो काफ़ी इंस्ट्रक्शंस आ रही थी कि हर एक देश को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे गाइडलाइंस फॉलो करे, अपने देश में कैसे लोगों को जागरूक करे, ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहा था। ठीक है,
मेंबर स्टेट तो है यहाँ जो ये असेंबली को अटेंड करते हैं, वो सारे के सारे WHO के मेंबर कंट्री है। रिपोर्ट्स देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स, ये थोड़ा अलग है। अब इसको कैसे याद रखोगे, कुछ हिंट लगाना पड़ेगा। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल रिपोर्ट, न्यूट्रिशन आपको फूड में भी आया था, न्यूट्रिशन आपका हेल्थ में भी आएगा। तो इसको लेके आप क्या करके कैसे करके याद रखना है, इस पे तो ट्रिक लगाओ ताकि आपको याद आ जाए कि ये जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी। देखो, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट और एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट। ये एयर देखते ही वहाँ सिविल एविएशन की मत चले जाना। एयर पॉल्यूशन से क्या होगा, हेल्थ बुरा हो जाएगा। वर्ल्ड विजन से हेल्थ बिगड़ेगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन से हेल्थ है, ट्यूबरकुलोसिस दिख जाता है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन हेल्थ पे आता है। ऐसे करके कुछ आपको ट्रिक लगा के इसको बना के चलना है, ठीक है। तो ये 8 एजेंसीज हमने आज डिस्कस किया। बाकी के जो 7 है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन ना दूं। क्वेश्चन देख लो कि यूपीएससी में इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। अदर देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, ह्यूमन राइट। तो आईएलए को लेके मैंने बात किया था, ठीक है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को लेके और भी अच्छे से मुझे इसके ऊपर बात करनी है। तो स्पेशलाइज एजेंसी खत्म करने के बाद में इसको हम बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा है, इसके आंसर ना कमेंट में बताना। अभी मैं 3 से 4 क्वेश्चन दिखाऊंगी, इसका मुझे कमेंट में आंसर देना कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है ये कहाँ पे दिखता है इंडिया में। जो प्रियम्बल में दिखता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिखता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखता है। हो सकता है उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे यहाँ पे राइट्स दिखता है वो वर्ल्ड में कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये दिखता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अटेंड कीजिए और आंसर मुझे कमेंट में करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन आर रिलेटेड टू। तो मैंने बोला ना ये बहुत इंटीरियरली जाके ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, IMO, WHO, इसको अलग से देखेंगे। ये है चाइल्ड लेबर, एडॉप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बोला है कि पर्टिकुलरली कौन से कन्वेंशन में। अब ये थोड़ा सा टफ था, ठीक है, तो इसको लेके भी थोड़ा अटेंड करो कि ये ILO के अंदर तो है लेकिन कौन से कन्वेंशन में, ये थोड़ा सा टफ इन्होंने और बना लिया। तो इसीलिए हमें कितना टफ बनना है कि सब चीज हमें इसमें जानना है। यही है इसका फंडा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि हमसे कुछ ना कुछ चूक हो जाएगी। ये क्वेश्चन को अटेंड करो, इसका आंसर जरा मुझे लिख के बताना। नेक्स्ट, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन ऑफन सीन इन द न्यूज, ये 2015 में पूछा था। इसको द स्ट्रैटेजी टू टैकल रीजनल टेररिज्म, ये किसके ऊपर है? या ये प्लान ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, या फिर ये एक एजेंडा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट है अंडर यूनाइटेड नेशन, या फिर एक वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के ट्रैफिकिंग के अंदर में आता है बीजिंग डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अगर अभी अभी इसको नहीं आता है तो छोड़ देना। वैसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आया था। अब ये देखो रिपोर्ट पूछा है। अब वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, अगर ये आपको आता होता तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आता। आजकल वो रिपोर्ट कौन पब्लिश करे ये नहीं पूछ रहा है, आजकल सीधा उसके अंदर में जाके और ज्यादा डीपली देख रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ये है, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर। अब इसमें ना सीधा सीधा लगता है ये स्टेटमेंट 2 तो गलत है। अब देख लेना, ठीक है, स्टेटमेंट 1 शायद राइट है, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप इसमें चूज करोगे देख के मुझे कमेंट करके बताओ। तो अभी के लिए हमने जो स्पेशलाइज्ड बॉडी यहाँ देखी है वो है 7 से 8 देखिए, और नेक्स्ट हमारे 7 यहाँ जुड़ेंगे, और उसके साथ साथ UN प्रोग्राम के अंदर में मैं बात करूंगी, ठीक है। तो कमिंग थर्सडे इसको हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी को कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 में। सो डोंट मिस अदर पार्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। कैसे लगा आपको ये कमेंट करके बताइए, और जितनी भी आपकी कमेंट मुझे खुशी होती है ना वो देखते हुए, उससे मुझे और एंकरेजमेंट मिलता है कि मैं यहाँ आप लोग से और आके जुड़ूं। तो प्लीज वॉच ऑल दिस
सेशंस विच इज कमिंग, ठीक है। चलो मिले फिर नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।